अभिजीत जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर स्पीकिंग टू मी। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ तो हो भी गया ऑलरेडी। तो अयतोला खोमेनी हैज बीन किल्ड। उनकी टॉप लीडरशिप को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया गया है, बट अभी भी ईरान का रिवेंज एज दे आर कॉलिंग इट चल रहा है। तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको? क्या होगा कि कुछ नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है सर कि ये जो रेजीम है, ये पिछली बार जब युद्ध लड़ा था इराक के खिलाफ, बिटवीन 6 से 8 लाख लोग उनके मारे गए थे और फिर भी वो जम के लड़े। ठीक है हम्म। ना? तो ये थोड़ा-सा आप इधर-उधर बमबारी करेंगे, उससे कोई ये अटकने वाले नहीं हैं, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, जब एक रेजीम आइडियोलॉजिकल होता है और जब वो बैकफुट पे होता है ना, वो ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बन जाता है, कम आइडियोलॉजिकल नहीं बनता है। जैसे आप देखेंगे, जब जो हॉलोकॉस्ट था वो तब उस दिन शुरू हुआ था जब हिटलर हम्म। ने ऑपरेशन बारबरोसा यानी कि सोवियत संघ का इन्वेजन शुरू किया था। 70% जो हॉलोकॉस्ट में मरे थे गैस चेंबर में नहीं मरे थे, वो जर्मन आर्मी का बायोनेट और बंदूक से मरे थे जब सोवियत संघ का पे हमला शुरू हुआ था। उसके बाद जब जर्मन सेना का परस्त होना शुरू हुआ, तभी गैस चेंबर लगाए गए और बाकी यूरोपियन यहूदियों को ले आके उधर गैस में डाला गया और आखिरी दिन तक वो गैस चेंबर चलते रहे। बल्कि वो बहुत महंगे हम्म। थे, बहुत अननेसेसरली फोर्स को डाइवर्ट कर रहे थे, पर फिर भी जितना देर होता रहा उतना ज़्यादा उन्होंने लोगों को पकड़ के गैस करने की कोशिश की। तो आइडियोलॉजिकल रेजिम्स गेट मोर आइडियोलॉजिकल अंडर अटैक, हम्म। नॉट लेस। तीसरी बात इसमें क्या है कि देखिए, उनका रेजीम शायद बहुत कामयाब नहीं हो पाया, पर नाकामयाबी और मूर्खता में बहुत डिफरेंस है। मेरे अगर आप देखेंगे जो स्ट्राइक्स हुए हैं तेहरान पे, वी ओनली फोकसिंग ऑन तेहरान ऑन सैटेलाइट, उसमें क्या है कि जब स्ट्राइक्स होते हैं, एम्बुलेंस उधर आके किसी को रिकवर नहीं कर रहे हैं। उनको पता है, पहले दिन से उनको पता है कि ये सब बिल्डिंग्स बॉम्ब होंगे, हम्म। तो उधर अंदर लोग नहीं हैं उधर। बाकी लोगों को जो जो आस-पास के बिल्डिंग्स हैं उसमें जो काँच उड़ रहा है या दीवार गिर रहा है, उसमें जो लोग मर रहे हैं या घायल हो रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस आ रहा है। बट कल जब आईआरजीसी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, हम्म। एम्बुलेंस ना के बराबर थे उसके बाहर, राइट? थर्ड थिंग, इन्होंने बहुत फोर्थ, इन्होंने बहुत अच्छा अपना लेयरिंग करके रखा है। उन्होंने सोचा है, देखा है कि हाँ, शायद जो इराक में हुआ था पूरा का पूरा लीडरशिप या तो निकाला गया था, या तो फिर आपको पता है ना, आईसिस उन्हीं लोगों ने शुरू किया था जो सद्दाम हुसैन के कैबिनेट में थे या सद्दाम हुसैन हम्म। के बहुत निकटतम थे, जिनको सरकार से निकाला गया था। उन्होंने सिविल डिफेंस यानी कि गेरिल्ला वॉरफेयर के पूरे इंतजाम करके रखे हैं। मिलिट्री आप देख लीजिए, मिलिट्री जितना भी ऊपर का लीडरशिप मारा जा रहा है, उनके हमले, मिसाइल हमले रोक नहीं रहे हैं। उनके हम्म। मिसाइल हमले तो और भी क्या कहते हैं, दे आर इंटेंसिफाइंग। और काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिख रहे हैं अब तो। मैंने देखा कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल के आसपास प्रोटेक्टरेट्स थे, जो कि अभी तक नहीं देखा गया कभी भी। और इसराइल के भी नए नए हथियार निकल निकल के आ रहे हैं। दे आर नाउ यूजिंग लेजर इंटरसेप्टर्स टू टारगेट दीज मोर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स। पर ये बात आप जो कहते हैं, दो चीजें से मुझे सुनाई दी है ये वाली, फ्रॉम टू अदर सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम योर एनालिसिस। एक एक सीआईए रिपोर्ट थी जिसने कहा कि आईआरजीसी, अगर ऐसा कुछ हुआ, if Khomeini is killed, then there will be a more hardline stand and succession will be hardliner then. It will not be softer, it will be harder. दूसरा ये कि हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। द फॉरेन मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सेड, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम तैयार थे इसके लिए। ये लेयरिंग वाली बात उन्होंने कही है। ही ट्वीटेड दैट लिटरली। और उन्होंने क्या बोला कि हमने हमारे 2 पड़ोसी, एक पूरब में, एक पश्चिम में, हमने अमेरिका की हार देखी है और हम्म। उससे हमने सीखा है कि क्या करना है। हम्म। और उनका हार दोनों अफ़गानिस्तान और इराक में कैसे हुआ था? डायरेक्ट वॉरफेयर से नहीं हुआ था, गेरिल्ला वॉरफेयर से हुआ था। सो क्लियरली दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड।
And what do you think will happen now with this well preparedness? What will they do? Because लीडरशिप तो उनकी खत्म हो गई है, चलो दैट्स फाइन. अब दूसरा लीडर आएगा तो दे आर मोर देन केपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग देम, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट जस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज इजराइल. और इजराइल ने जो गाजा का हाल किया था और जो हमास की लीडरशिप के साथ किया था, वो यहाँ पर भी तो कर सकता है. हमास तो वापस नहीं आया है. हमास वापस नहीं आया है, पर हमास हारा भी तो नहीं है ना अभी। वो अभी भी वो चूहे की तरह अटके हुए नीचे अपने इसमें। अभी भी इजरायली सोल्जर्स उधर मारे जा रहे हैं जब वो गाजा के अंदर जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। एक कहावत है ना, फॉर अ टेररिस्ट टू विन ही ओनली नीड्स टू नॉट बी डिफीटेड। हम्म. तो अगर वो हारा नहीं तो वो जीत गया। ये राइट. स्टेट्स इंटर स्टेट वॉरफेयर में नहीं होता है, पर एक किस्म से अगर आप देखेंगे, ईरान ने एक नेशनल गेरिल्ला मेंटालिटी भी क्रिएट करके रखा है। सो इनके आप देख लीजिए, जब कल ये हतामी जो हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं, उनको इरानियन टीवी पे इंटरव्यू किया गया था और उन्होंने क्या हम्म. बोला था कि जब भी मैं अयातोल्ला जी से प्राइवेट में बात करता था, वो हमेशा शहादत की बात करते थे, और इंशाल्लाह उनको इतना ग्लोरियस शहादत मिल गया कल। सो हम्म. वो जिंदा रहेंगे भी जो जीतेंगे, मरेंगे भी तो जीतेंगे। देयर इज नो हम्म. वे यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है. दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5. ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग. For free, we have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. दूसरी बात ये है, आप नॉर्मली देख लीजिए, आई यूज योर सर्विस IRS, सॉरी, श्योर, नो प्रॉब्लम. जो एकदम टॉप में होंगे वो बोलेंगे हाँ भाई, मुकेश भाई को बोल दो कि अगर वो मेरे को 5 करोड़ दे देगा, मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा उनके टैक्स के केस का। पर जो यंग काडरे होते हैं, वो एकदम नहीं, कुछ गलत भी नहीं किया होगा मुकेश भाई ने, पर फिर भी बोलेंगे नहीं, मैं ये प्रोसिक्यूट करके ही रहूंगा। वो एक ज़ील होता है, मैंने अभी दुनिया को कॉन्कर किया है, मैं हर चीज़ को कॉन्कर कर सकता हूँ। तो जब भी आप सीनियर लीडरशिप को डिकैपिटेट करते हैं, हम्म. जो जूनियर यंगर लीडरशिप होता है, दे आर मच मोर फैनेटिकल। वो बहुत ज़्यादा ज़ील होता है उनमें, रिस्क टेकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देख लीजिए, अभी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार तो है नहीं, परमाणु हथियार तो है नहीं, पर क्या अगर वो एक डर्टी बॉम्ब लगाए कि वॉरहेड में बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल के जो इंटरसेप्शन होता है एरो का और पेट्रियट का, से 80 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर पे हाइट पे होता है, क्या वो 100 किलोमीटर पे डेटोनेट करके, इंटरसेप्शन होने से पहले अगर दुबई के ऊपर डेटोनेट किया, हाँ, और इसमें वॉरहेड तो लगभग क्या, एक स्कड मिसाइल में 1 टन, लगभग 1 टन का होता है। 1 टन हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल थोड़ा सा भी आपको छुएगा तो कैंसर आ जाएगा। पूरे दुबई, अबू धाबी पे छा जाएगा ये रेडियो एक्टिव डस्ट। फिर क्या होगा? हम्म. सो ये हम बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि इसराइल और अमेरिका उनके पब्लिक स्टेटमेंट से, उनको ये लगता है कि उन्होंने सब कुछ सोच के रखा है, सब कुछ समझ के रखा है, उन्होंने हर पॉसिबिलिटी के लिए प्लान करके रखा है। जब वो एक कॉकीनेस आ जाता है ना कि भाई मैंने सब कुछ सोच के रखा है, तभी डरना चाहिए। हम्म. आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तो हम सिर्फ ईरान की बात कर रहे हैं और ईरान की कॉकीनेस और उनका एक श्योरिटी है, उनको चलो ठीक है, लेट अस सी व्हाट दे डू, लेट अस सी द वर्स्ट, और वो जो भी होता है लेट अस होप कि ऐसा नहीं होता है, बट होता है तो होता है. अदर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व, चाइना, रशिया अभी तो चुप बैठे हैं, बट डू यू थिंक दैट दे विल इन्वॉल्व, गेट इन्वॉल्व? चाइना रशिया तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। रूस का क्या है कि रूस का एक्चुअल ट्रीटी एलाई था आर्मीनिया, और जब अजरबैजान और तुर्की ने उन पे हमला किया था, तुर्की ने तो मदद किया था अजरबैजान को हमला करने में और धमकी दी थी। रूस ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था।
वो तो साइन ट्रीटी वाला है, सीएसटीओ ट्रीटी में साइन करके लिखा है कि अगर आप पे हमला होगा हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो रूस ने तो कुछ किया नहीं। रूस की हालत आपने देखी है यूक्रेन में क्या बनी पड़ी है, वही क्या पिछले 4-5 साल से वही कोई वो सीमा इधर युद्ध सीमा इधर नहीं हुआ है, उधर नहीं हुआ है। युद्ध में वो विक्ट्री बोलते हैं, हम 1 इंच आज आगे बढ़े, या ठीक है 1 इंच तो नहीं पर 100 मीटर आगे बढ़े। ये कोई भाई 100 मीटर बढ़ना ना के बराबर होता है, ठीक है ना? आप देखेंगे हिंदुस्तान में लैंड ग्रैबर ज़्यादा एक दिन में कब्ज़ा करते हैं जितना आप रूसी फ़ौज कब्ज़ा कर पा रही है, तो उससे नहीं। अ, चीन का ये बहुत पुराना एक फ़िलॉसफ़ी है कि हम कभी भी किसी भी देश के साथ अलायंस नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स आप ही के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मुश्किलात आप ही की मुश्किलात हैं, पर हम आपको हर मदद देंगे आपके एरिया को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। यानी कि वो नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार देके बोलेंगे कि भाई तेरे को जो करना है ना तू बहुत अच्छा कर रहा है। जापान तेरे वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है, साउथ कोरिया तेरे वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है, तू और कर। ठीक है? और इसमें क्या होता है, जापान और साउथ कोरिया फिर चीन पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, वो पूरा का पूरा फ़ोकस उनका इसी पे रहता है। वैसे ही उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में लाओस और बर्मा को बनाए रखा है। बर्मा अलग बात है, वो एक दिन इन डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि बर्मा जैसे एक कंट्री, किस दुनिया के किसी देश ने चीन को इतना अच्छे तरह से नहीं समझा है जितना बर्मा ने समझा है। और फिर पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को ये करके रखने के लिए ये किया है। तो ईरान जो मांगेगा मोर और लेस उसको दिया जाएगा, मोर और लेस, बट नॉट एवरीथिंग। अगर मैं चीन में और रूस में होता, मैं आई एम नॉट, मैं इसको इस्तेमाल करता और ट्रंप को कॉल करके बोलता कि भाई ट्रंप देख, मैं ना ईरान को परमाणु हथियार देने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गिव देम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर तेरे को ये नहीं चाहिए तो यूक्रेन का देख ले, 1 महीने में यूक्रेन हार जाना चाहिए और मैं कीव में पहुँच जाना चाहिए, पूरा यूक्रेन मेरे को मिल जाना चाहिए। और चीन बोलेगा भाई ताइवान में मैं करने वाला हूँ, तू कुछ नहीं करेगा। और 1 महीने के अंदर जब मैंने ताइवान पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके बाद मैं ईरान को परमाणु हथियार नहीं दूँगा, नहीं तो फिर मैं उसके अंदर ही परमाणु हथियार दे दूँगा। अगर उन्होंने ट्रंप को ठीक से समझा है, वो ये कर भी सकते हैं, पर करेंगे नहीं, क्योंकि उनका थॉट पैटर्न ही नहीं है कि ये हो सकता है। ओके। मैंने आज पढ़ा कि एक फ्रंट पाकिस्तान में खुल गया। डिस्टेबलाइजेशन तो पाकिस्तान में हो गई है, इस्लामाबाद में और कराची में, और वहां जो एम्बेसीज में अटैक हुए हैं, नाउ पीपल हैव बीन किल्ड। और उनके खुद की आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स उनके खुद के लोगों को मार रही है टू डिफेंड अमेरिकन्स इन द एम्बेसीज। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन देयर? देखिए, पाकिस्तान में लगभग एस्टिमेट है कि 30% शिया हैं, बट दे आर ट्रीटेड लाइक डर्ट। इसीलिए कल 2 इंसिडेंट्स हुए थे। एक जो जिसका वीडियो था, जो कराची कॉन्सुलेट अटैक में हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि भाई उनका ऑब्लिगेशन है कि अगर आप कॉन्सुलेट पे हमला करेंगे तो होस्ट कंट्री को गोली चलानी पड़ेगी, क्योंकि पेरिमीटर के अंदर जो होता है वो सेंडिंग कंट्री का होता है, और जो पेरिमीटर के बाहर जो सिक्योरिटी होता है वो होस्ट कंट्री का होता है। और उनके ट्रूप्स ने गोली चलाई, पर इसमें भी आप समझ लीजिए, पाकिस्तानी फौज को जानते हुए मैं तो ये बोलूंगा कि ये प्रोटेस्टर्स को 1,000 रुपए दिया गया था जाके हमला करने के लिए, ताकि उन पे गोली पड़े। उनको पता नहीं होगा कि हमको गोली पड़ने वाला है, उनको लगा होगा कि भाई पाकिस्तानी फौज ने हमको बोला है तो हमारे को कुछ नहीं होगा, या वो फेक शूटिंग करेंगे। और फिर उसी वीडियो को लेके पाकिस्तान बोलेगा देखो भाई बहुत गुस्सा है, इसीलिए हम तुमको मदद नहीं कर सकते हैं, पर देखो जब तुम्हारे एम्बेसी पे अटैक हुआ हमने इमीडिएट उन पे गोली मार दी, तो हम कितने अच्छे बच्चे हैं, बो वो अब बिस्कुट दो। ठीक है? तो यही ये इंसिडेंट हुआ था साउथ में कराची में। नॉर्थ में गिलगिट में वीडियो नहीं है, बट उधर ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि गिलगिट वो कारगिल वो शिया बेल्ट जो है हमारा, कारगिल से लेके नॉर्थ गिलगिट बाल्टिस्तान तक, उसका एक्सटेंशन है।
और उधर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसमें पाकिस्तान शॉट देम डाउन बिकॉज नो प्रोटेस्ट यू विल डू अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। उधर शियाओं को कुत्ते से भी कम रखा जाता है ना? तो पाकिस्तान इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। इसमें पाकिस्तान में क्या होगा, देखिए, शिया जो बर्दाश्त किए जा रहे हैं पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में, अगर 30-40 साल बर्दाश्त कर रहे हैं तो अब और बर्दाश्त कर लेंगे, और क्या। बट ये ऑर्गेनिक लिंकेज कुछ है क्या बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान जो हो रहा है, और विद द टाइमिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट इज हैपनिंग, एंड द टाइमिंग ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू इजराइल जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर ऑल दिस हैपेंड? क्या कुछ ऑर्गेनिक है इसमें? नॉट रियली, इट्स रियली कोइंसिडेंस मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है ये तो कई सदियों से चल रहा है। 70-80 साल से चल रहा है, उससे भी ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि जो अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है, वो दुरानी एम्पायर का पार्ट था जो ब्रिटिश ने लिया था। और अभी तक अफगानिस्तान ने ये नहीं माना है कि ड्यूरैंड लाइन ही हम दोनों के बीच में सेटल्ड टेरिटरी है। तो इसको ये हमेशा खुला रहेगा। इतना हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादा पश्तून हैं अफगानिस्तान से, और दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून सिटी है कराची, सरप्राइज सरप्राइज। ठीक। सो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। और इमीडिएट ट्रिगर क्या था कि आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान में सरकार गिरी थी और तालिबान पावर में आया था, आईएसआई चीफ इमीडिएटली आके उधर वो सेरेना होटल में बैठ गए थे और दिखा रहे थे कि भाई पाकिस्तान ही सब कुछ इधर चलाता है। और अफगानों ने बोला भाई हमने अमेरिकन को इसलिए नहीं निकाला कि तू आके हम पे राज करे। पाकिस्तानियों को भगा दिया, और जो जो भी पाकिस्तान उधर हमले करता है, अफगानिस्तान उसी का जवाब दिए जा रहा है। जवाब प्लस इंटरेस्ट के साथ जवाब दिए जा रहा है। सो ये एक अलग स्थिति है। जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में, आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने रॉकेट फायर एक्सचेंज किया था ईरान और पाकिस्तान के बीच में। वो इसलिए था क्योंकि जो सीस्तान बलूचिस्तान है, ईरान अगर ऐसे है, उसका जो पाकिस्तान के साथ जो साइड है उसमें देर इज अ शिया सुन्नी मेजॉरिटी प्रोविंस सीस्तान बलूचिस्तान, और इराक के साइड में एक सुन्नी मेजॉरिटी प्रोविंस है खुजिस्तान प्रोविंस। तो इधर बहुत सारा ये सुन्नी, वेल, इट्स बालोच सेपरेटिज्म बट इट्स आल्सो सुन्नी सेपरेटिज्म। तो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में वो सुन्नी सेपरेटिज्म नहीं है, वो बालोच सेपरेटिज्म है। बट ईरानी बलूचिस्तान में वो बालोची सेपरेटिज्म नहीं है, वो सुन्नी सेपरेटिज्म है, पर बालोची कर रहे हैं। तो इधर सेक्युलर नेचर है, उधर रिलीजियस नेचर है। तो उसके वजह से उन दोनों के बीच में, और वो एक दूसरे को मदद करते हैं। ईरान इधर बालोची रेबल्स को मदद करता है और पाकिस्तान उधर सुन्नी रेबल्स को मदद करता है। सो उस वजह से ये हुआ था। सो दीज आर ऑल, दे आर नॉट टाइड इवेंट्स रियली, अगर आप देखेंगे। और मैं तो ये बोलूँगा कि मोदी के विजिट ने 2-3 दिन के लिए रोक के रखा था इजरायली एक्शन को, क्योंकि वो जानबूझ के मोदी को एंडेंजर नहीं कर सकते थे अटैक में। सो आई वुड रादर से कि मोदी इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइटिंग इट एक्चुअली स्टॉप्ड इट फॉर अबाउट 2-3 days। इंटरेस्टिंग। अच्छा चलिए, अब जो होना था वो तो हो गया, इट स्टार्टेड। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि प्रोट्रैक्टेड है, लंबा चलेगा। आपका तो भी यही विचार है? मेरे को लगता है स्पैजम्स में चलेगा, शायद 10-15 दिन चलेगा, फिर 2-3 दिन रुकेगा, फिर से 10-15 दिन चलेगा, 2-3 दिन रुकेगा। ये तो ओपन हैंडेड है। पहले दिन फॉक्स न्यूज़ ने बोला था कि डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रहा है कि 4 दिन चलेगा। फिर कल बीबी नेतन्याहू ने आके बोला कि भाई सब्र करो, टाइम लगेगा। अभी पता नहीं है उधर से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज सिग्नल्स आ रहे हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे को तो लगता है कम से कम 10-15 दिन तो चलेगा ही। आपको क्या, ये आपको, डू यू सी दिस एज द टर्निंग पॉइंट फॉर द मिडिल ईस्ट? कितना बड़ा इवेंट है ये? इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कब तक होंगे, कितने ज्यादा होंगे? देखिए, अभी बोलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके एंड स्टेट पे निर्भर करता है। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। हमको
एक शिया ईरान चाहिए जो आइसोलेटेड रहे। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान का आइसोलेशन। ईरान के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ईरान आइसोलेट नहीं रहता है, वो और पाकिस्तान एकजुट हो जाते हैं। लोग भूल गए हैं, पता नहीं क्यों हिंदुस्तानी लोग ट्विटर पे ये रज़ा पहलवी करके ये कर रहे हैं। वो पुराना जो बादशाह था, वो कोई बादशाह नहीं था, वो चपरासी का बेटा था। उसका बाप जो पहले सम्राट बना था ना, वो चपरासी था पहले। तो वो चपरासी कुल के जो महाराज थे, वो उनका जो पोता है लॉस एंजलिस में बैठ के बोलता है मैं सम्राट हूँ। हम्म, उसने 10th स्टैंडर्ड पास नहीं किया है, पता है आपको? ना ही तो हम्म, 10th पास किया है, 12th की बात ही छोड़ दो। वो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सम्राट का बेटा था, युवराज था, तो उसको पायलट्स लाइसेंस दे दिया गया। उसको अभी तक अमेरिका में प्लेन नहीं चलाने दिया गया है, क्योंकि सभी को पता है उसका पायलट्स लाइसेंस भी वो फर्जी है। जो महाराज को वो ऑनरेरी हम्म, कमांडर ऑफ द एयरफोर्स ये सब बना के, दैट डजंट मीन दे कैन एक्चुअली कमांड एन एयरफोर्स। तो वो बैठा हुआ है। सो विथ हिम, आई डोंट नो व्हाई हमारे इंटरेस्ट में पाकिस्तान और ईरान एकजुट होना अच्छा नहीं है। और जब ईरान का आइसोलेशन खत्म होगा, पाकिस्तान और ईरान एकजुट होंगे। फिर हमको तालिबान को सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान को कंटेन रखने में प्रॉब्लम होगा, हर चीज में प्रॉब्लम होगा। इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। सो हम्म, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा एस्पेक्ट है कि ईरान ने जो अभी किया है, कि हर गल्फ कंट्री पे जो अटैक किया था, खुद अपने दोस्तों पे, ओमान पे और कतर पे। कतर, अगर आप अल जजीरा देखेंगे, वो हमेशा ईरानियन टॉकिंग पॉइंट्स ही ये करते रहते हैं। कतर ने कितना मदद किया है हम्म, सैंक्शंस बस्टिंग में ईरान का। और राइट, ओमान ने तो कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट को अलाउ ही नहीं किया था उनके टेरिटरी से टेक ऑफ करके ईरान को हमले में। ना ही तो सऊदी अरेबिया ने, फिर भी सऊदी अरेबिया हमले किया, फिर भी ओमान पे हमला किया है, फिर भी कतर पे हमला किया है। तो इन देशों के बीच में सऊदी अरेबिया एंड कतर हैव वेरी बैड रिलेशंस। कतर एंड यूएई हेट ईच अदर। यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बीच में अभी बुरे रिलेशंस आ गए हैं। दे आर यूनाइटिंग दैट एंटायर एरिया अगेंस्ट देम। यस, पर अरब वर्ल्ड में ये टेम्पररी अलायंसेस बहुत होते हैं। एक साल सबसे घनिष्ठ दोस्त होंगे, दूसरे साल एक दूसरे की कत्ल करने की कोशिश करेंगे, हम्म, हमेशा से। अरब वर्ल्ड में अलायंसेस कभी 3-4 साल से ज्यादा चलते ही नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। इसके एंड स्टेट्स पे आते हैं। आपने एक एंड स्टेट बताया, डर्टी बॉम्ब डेटोनेटेड ओवर अबू धाबी और दुबई, एक्सट्रीम केस में। और किस टाइप के एंड स्टेट्स हैं जो हो सकते हैं? वेल, यू कैन हैव सऊदी अरेबिया बॉम्बिंग ईरान। ओके, एंड एज और एन एंड स्टेट, हाँ, एज एन एंड स्टेट, या Saudi, that means they bomb the hell out of them completely. नो, वो देखिए, सऊदी अरेबिया का कैपेसिटी लिमिटेड है। सऊदी हम्म, अरेबिया का एयरफोर्स बहुत ज्यादा है, पर यूएई का एयरफोर्स छोटा है पर मच मोर प्रोफेशनल है। ठीक, यूएई नोज हाउ टू रन एन एयरफोर्स, द साउदीज डू नॉट। आई सस्पेक्ट द यूएई माइट टेक मिलिट्री एक्शन, बट दे माइट नॉट। इसमें सबसे बड़ा ये है कि कोई भी मुस्लिम देश दिखाना नहीं चाहता है कि उन्होंने इसराइल के साथ एक मिलिट्री एक्शन किया। हम्म, ठीक है। बट दी अगर ये डर्टी बॉम्ब स्थिति हुआ, या एक मास कैजुअलिटी, आप डर्टी बॉम्ब छोड़ दीजिए, अगर अभी एक मास कैजुअलिटी स्थिति भी हुआ जहां 20-25 लोग मरे, हम्म, तब यूएई और सऊदी अरेबिया विल बी obliged टू एंटर मिलिटरली समहाउ, पता नहीं कैसे। बट इसमें एक और एंड स्टेट है कि Israel and America do nothing. They keep bombing. राइट, Regime does not change, and the new leadership becomes much more radical, much more violent. हम्म, तीसरा एंड स्टेट है ईरान में सिविल वॉर। पर वो सिविल वॉर नहीं होगा, वो एक किस्म से हाई इंटेंसिटी इंसर्जेंसी होगा। शायद बलूचिस्तान में, शायद अजरबैजान में तो नहीं, पर शायद बलूचिस्तान में, खुजिस्तान में ऑलमोस्ट सर्टेन ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वी नो द इजरायलीज हैव बीन कल्टिवेटिंग कॉन्टैक्ट्स आउट देयर।
These are the three end states I see. Either no change, Yeah. or two, if there is some kind of a dirty weapon or a mass casualty event, then UAE, Saudi Arabia, or whatever join the attack somehow. पर वो टोकन अटैक होगा. UAE, Saudi Arabia कोई पोजीशन में नहीं है कि वो आउटकम चेंज कर पाए. तीसरा ये होगा कि ये कोई और कट्टर ये आ जाता है और एक किस्म से परपेचुअल गेरिल्ला वॉरफेयर, ऑलमोस्ट लाइक आप देख लीजिए क्यूबा अभी कितने 50-70 साल से ब्लॉकेड के बावजूद चले जा रहा है. सेम विथ नॉर्थ कोरिया. ईरान कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दैट स्टेट इफ दे वांट टू. और चौथा है कि यू हैव सम काइंड ऑफ अ सिविल वॉर, सेमी सिविल वॉरिश सिचुएशन. सेमी. मैंने कहीं पे पढ़ा था World War III, of course, that is peaking. It's a trending thing, and you think it won't happen. But I heard somewhere, and it was I think American analyst who was saying कि अगर एक अमेरिकन कैरियर पे प्रॉपर अटैक हो गया, इब्राहिम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड, जो भी है, तो हो जाएगा. ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर जेरल्ड फोर्ड या इब्राहिम लिंकन पे हमला हुआ है, वो एक कन्वेंशनल हमला ही है, और युद्ध नियम के तहत एक मिलिट्री एसेट को मारना बिल्कुल वैलिड और लेजिटिमेट टारगेट होता है. आप उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका करेगा क्या? ज्यादा बम डालेगा, न्यूक्लियर बम तो नहीं डालेगा. ठीक है. सो इट इज, आई डोंट थिंक इट विल बी. पहले तो एक चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जेरल्ड फोर्ड जो कैरियर है उसमें ज्यादा देयर इज मोर लाइकलीहुड ऑफ क्रू म्यूटिनी, क्योंकि उधर टॉयलेट काम नहीं कर रहे हैं. पता नहीं आपने पढ़ा था कि नहीं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स में वो 3 दिन पहले आया था कि उनके टॉयलेट मैल फंक्शन कर रहे हैं. तो 4500 सेलियर के लिए 450 टॉयलेट हैं, उनमें से बस 150 काम कर रहे हैं. तो एक 2-2 घंटे का क्यू लगता है टॉयलेट के बाहर. ज्यादा चांस है कि क्रू म्यूटिनी कर जाए क्योंकि ऑफ लो मोरल देन अ चांस ऑफ इट गेटिंग हिट. अभी जो मैं देख रहा हूँ ईरान के पास है, there is no chance it is going to get near an American aircraft carrier. Okay. But अगर हो भी जाए, I don't see a vertical that can lead to प्रॉपर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है. अभी इससे ज्यादा एस्केलेशन होगा क्या? न्यूक्लियर ही हो सकता है ना. मतलब ग्राउंड इन्वेजन, स्टार्टिंग में ग्राउंड इन्वेजन. ग्राउंड इन्वेजन के लिए देयर इज नो पॉलिटिकल विल इन अमेरिका. ट्रम्प इसीलिए ये बेच पा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि हम ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहे. अगर ग्राउंड इन्वेजन कर दिया ना आपने, आपका कितना पॉपुलैरिटी रहेगा. और ईरान भी देख लीजिए, लोग ये समझते नहीं है कि ईरान हमारे से, इट इज हाफ द साइज ऑफ इंडिया. इट्स अ ह्यूज कंट्री, और इट इज 75% माउंटेनस, बहुत रगड माउंटेन्स. ज़ाग्रो माउंटेन्स हैं पूरा का पूरा, एकदम 3/4 of it are covered. And all of that. So it is impossible to really control that territory. बहुत ही छोटा टेरिटरी है जो प्लेन्स है, और रेगिस्तान और माउंटेन के बीच में आप क्या कंट्रोल कर पाओगे? राइट. ओके. मेरा फाइनल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये चलता रहेगा और हम इसके बारे में बात करते रहेंगे बीच बीच में. अपॉर्चुनिज्म है क्या इंडिया के लिए इस पूरे के पूरे सिचुएशन में? पाकिस्तान एंगेज है 2 फ्रंट पे, अभी उनका एक और फ्रंट खुल गया ऑलरेडी. ईरान से उसको सपोर्ट मिलता था, अब नहीं मिलेगा. अभी कोई सिचुएशन नहीं है हमारे लिए, एकदम द फील्ड इज वाइड ओपन. चाइना शांत है, दुनिया का ध्यान वहां है. इज देयर अपॉर्चुनिज्म हियर टू बी टैप्ड इनटू और लेवरेज्ड? आई डोंट थिंक. मेरे को तो लगता है कि अभी हमको वेस्टर्न फ्रंट पे एयरफोर्स मूव करना चाहिए, थोड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. पर अभी हम कर नहीं रहे हैं. अपॉर्चुनिटी तो बहुत है अभी, but we have to coordinate it very carefully with the Taliban. I don't think there's a better opportunity than right now to do something with Pakistan. Yes. Amen. But let us see. I think एक stream of thought है कि अगर हमने अभी पाकिस्तान पे कुछ किया तो अमेरिकन हम पे गुस्सा जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं, उनका एक डील है पाकिस्तानियों के साथ कि हम आपका टेरिटरी अटैक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे,
पर अगर हमारे प्लेन कुछ घायल हुए और whatever, then we will land, the injured plane will land in your territory. ठीक है, That is a problem. So we don't want to provoke them right now, I guess. That this is purely मैं speculate कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। ये चैटर है दिल्ली में, बट दैट्स इट। बट अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है, ये उस टाइप का है कि आपने बिल्ली के सामने मच्छी रख दिया। एग्जैक्टली। और चैटर से मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछने का बहुत टेम्पटेशन है आपसे, जो मैं हर बारी पूछता भी हूँ। इंटेलिजेंस, एस्पिनाज, उस फ्रंट पे व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन एट द कोवर्ट फ्रंट? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? हैव यू हर्ड समथिंग? डू यू नो समथिंग? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन पे लगता है कि वो शायद इजरायली स्टूज हैं। इजरायली स्टूज, नेतन्याहू ओके। हाँ, हाँ। इजरायली स्पाइस हैं, क्यों विद इन द सिस्टम, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम नेतन्याहू ने कल या परसों बोला था कि हम पूरा उनका लीडरशिप एलिमिनेट करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो पहले लीडर हुए हैं, जो अभी लीडर हैं और कल हो सकते हैं। यानी कि हम जुडिशरी, क्योंकि उनका जो असेंबली ऑफ एल्डर्स। एक्सपर्ट्स नहीं, हाँ। गार्डियन काउंसिल में है। हाँ। गार्डियन काउंसिल में 12 लोग होते हैं। 12 लोग में से 6 ये होते हैं जो सुप्रीम लीडर नॉमिनेट करते हैं और वो क्लेरिक्स होते हैं, और 6 जुडिशियल लोग होते हैं जो जुडिशरी अपॉइंट करता है। अब उधर और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बीच में जो क्लेरिक्स हैं, यू किल द करंट क्लेरिक्स, यू किल द पास्ट क्लेरिक्स, यू किल पॉसिबल फ्यूचर क्लेरिक्स, तो आपने वो लीडरशिप कलिंग कर दिया है। उन्होंने महमूद अहमदिनेजाद को मार डाला, जो पुराने राष्ट्रपति थे, पर उन्होंने खातमी को नहीं मारा है। उन्होंने नहीं। क्या, 2 presidents have not been killed at all. हम्म। Why is that? हम्म। 2 former presidents have not been killed. So, oh well, that's interesting. There's the reason you think for that. I think इतना लीडरशिप लकूना में वो एक पुराने लीडर को वापस ला सकते हैं, और वो पुराना लीडर शायद एक इजरायली स्टूज हो। आपने देखा है ना वो अहमदिनेजाद का इंटरव्यू, जहाँ वो He's बोल saying रहा है Mossad infiltrated एकदम in his इतना talk. इन्फिल्ट्रेट किया था। और देखिए, कल ये न्यूज़ आया था कि जब खामेनेई मरे थे, हाँ। उनके रिकवर्ड बॉडी के फोटो नेतन्याहू और ट्रंप को दिखाए गए। हाँ। अगर वो रिकवरी टीम में नहीं थे इजरायली स्पाइस, कैसे ये फोटो निकाल के दे पाते थे उनको? It's ridiculous. They are everywhere. दे आर एवरीवेयर। यू मे नॉट इवन नो यूर एन इजरायली स्पाई, क्योंकि अगर आपका एक मोबाइल डिवाइस है, वॉच है या मोबाइल है, उन्हें उसको एक्टिवेट करके दे विल बी एबल टू टर्न ऑन द कैमरा व्हेनेवर एंड डू व्हाटएवर। Yeah. The strike You हुई will not नहीं, even know you're doing and that. they were already prepared with the photograph लेनी है और proof of death चाहिए, and they did that. They did that. They very, वो एक चीज उनमें है। इसीलिए जब मैंने बोला था कि सऊदी का वेरविथॉल नहीं है आउटकम चेंज करने के लिए, क्यों है? आप यमन में देखेंगे, जब सऊदी Right. एयर कैंपेन शुरू हुआ था अभी तक, वो बैटल डैमेज असेसमेंट नहीं करते हैं, और उसी जहां सुबह बम फेंका था, शाम को वहीं बम फेंकते हैं। और उसमें जोक बन गया था कि ये महाराजा सलमान जी, उनका अल्जाइमर्स है, क्योंकि वो सुबह बोलते थे इसको बॉम्ब करो, दोपहर को भूल जाते थे, और शाम को बोलते थे फिर से उसी जगह को बॉम्ब करो। उसी जगह पे 2 बार बम करते थे, कंप्लीटली यूजलेस। इजरायली हर चीज का वो दूसरा बमबारी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो इतना रिसोर्सेज एक्सपेंड करते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट करने के लिए। दे आर वेरी प्रोफेशनल विद दीज थिंग्स, सो इट्स अ वंडर टू बिहोल्ड। Yes, and apparently जिस precision के साथ किया गया, तो intelligence penetration was absolute. Apparently. टोटल। मैं तो ये बोलूंगा कि अभी तेहरान में ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो दूसरे लीडर को शक नहीं कर रहा होगा। नहीं शक करता है। Yeah, that is the idea of, I think, deterrence. And paranoia Always इतना there. create कर दो कि कुछ समझ में ही ना आए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसी स्थिति में मॉडरेशन बिकम्स इम्पॉसिबल। हाँ। क्योंकि अगर एक बंदा बोलता है कि समझौता कर लो,
कोई भी आप पे फिर आरोप लगा सकता है, पकड़ा गया, तू ही मोसाद एजेंट था। Yeah, So on one hand, Israel has done this कि बहुत अच्छा इंटेलिजेंस आएगा, but on the other hand, peace becomes impossible. impossible. But I heard that somebody from the Iranian side was calling Trump, and Trump said, "Okay, fine, I'll talk to you." I'll talk to you, पर टॉक्स में भी क्या होगा? देखिए, ईरान का में अभी अभी ये बमबारी क्यों शुरू हुआ है? ईरान ने पहले भी बोल रखा है कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ये सब वो सब। प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी वो दस्तखत करते हैं उसके बाद वो चीटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई नया फैसिलिटी खोल देते हैं, कोई ना कोई इधर उधर थोड़ा थोड़ा 5% चीटिंग करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। अगर आप दस्तखत कर करके चीटिंग किए जा रहे हैं, आप पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? Yeah, So they may want to talk, but there is nothing that they can offer America right now to stop this. right. Unless America wants to stop it themselves. But speaking of stopping, I realized that you are short on time, and we stop now until further development. तो फिर मैं आपको तंग करूंगा, परेशान करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, और I'll pick your brains again to see how Done. this thing goes. And thank you so much for taking out the time. Thank you. The pleasure was all mine. Thank Thank you. you. Thank you.